एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। अब उन्होंने कहा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी वो कैसी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, और जो इन्नेट इम्यूनिटी थी वो नॉन स्पेसिफिक थी, वो स्पेसिफिक नहीं थी। तो ये पहला फर्क आ गया दोनों में। इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। अंडरलाइन कर लो, पूछा जाएगा बताओ कौन सी इम्यूनिटी ऐसी है जिसमें मेमोरी वाली प्रॉपर्टी होती है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी उसकी खासियत क्या है, किसके पास क्या होती है, मेमोरी। दिस मीन्स when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response which is of low intensity। अब उन्होंने कहा कि जब हमारी बॉडी से कोई पैथोजन पहली बार एंटर करेगा जिंदगी में, तो उस वजह से जो रेस्पॉन्स आएगा, मतलब रेस्पॉन्स का मतलब उस टाइम पे जो हमारी इम्यूनिटी उस बैक्टीरिया से या उस पैथोजन से लड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स को प्राइमरी रेस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। अब जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो। इसका मतलब क्या कि जो इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को मारेगी तो बहुत टाइम लेके मारेगी, आराम से धीरे धीरे मारेगी, एकदम से नहीं मारेगी। Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response। अब उन्होंने कहा subsequent encounter, जब पहली मुलाकात के बाद दूसरी या तीसरी मुलाकात होगी उसी पैथोजन से, with same pathogen उसी बैक्टीरिया से, elicit a highly intensified secondary or anamnestic response। अब जब वो दोबारा बॉडी में एंटर हुआ तो उस टाइम पे जो हमारे इम्यून सिस्टम उसको मारेगा, तो जो रेस्पॉन्स आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रेस्पॉन्स और एनाम्नेस्टिक रेस्पॉन्स। इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब आपके जो इम्यून सिस्टम है वो उस बैक्टीरिया को ज्यादा जल्दी मारेगा पहले वाले के मुकाबले। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में फर्क आ गया। जो पहली बार होगा उसे प्राइमरी बोलेंगे, जो बाद में होगा उसे सेकेंडरी। सेकेंडरी रेस्पॉन्स का दूसरा नाम एनाम्नेस्टिक रेस्पॉन्स। जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, और जो सेकेंडरी है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दिस इज एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। अब यहां से थोड़ा बहुत हमें अंदाजा लग जाता है कि जो हमारी बॉडी है उसके पास कहीं ना कहीं पहली वाली मुलाकात की मेमोरी थी, उस हिसाब से उसने पहचान लिया उस बैक्टीरिया को और ज्यादा जल्दी मार दिया। The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special types of lymphocyte। अब मैंने कहा कि चाहे रेस्पॉन्स पहला हो चाहे दूसरा हो, हमारी जो बॉडी में जो रेस्पॉन्स आएंगे, जब बॉडी हमारी उससे लड़ेगी तो लड़ने में दो चीज़ों की मदद लेगी। किसकी, दो स्पेशल तरीके की लिम्फोसाइट होती हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, हमारे ब्लड में, उनकी वो मदद लेगी। कौन कौन सी, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। The B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them। अब इन्होंने कहा कि जो B lymphocyte होगी वो क्या बनाती है, एक प्रोटीन की आर्मी बनाती है। इन रेस्पॉन्स टू, किसके खिलाफ बनाएगी, पैथोजन के खिलाफ। और ये जो आर्मी ऑफ प्रोटीन रहती है ये भी कहाँ पर रहेगी, ब्लड में ही रहेगी। टू फाइट विद देम, ये जो प्रोटीन होंगे ये किनसे लड़ेंगे, पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह से जाके लड़ेंगे। These proteins are called antibodies। इन प्रोटीन का क्या नाम होता है, एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एनसीईआरटी में प्रोटीन लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब यह है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन से जुड़े रहेंगे और वो क्या होगी, ग्लाइकोप्रोटीन होगी। एंटीबॉडी कौन बना रहे हैं, बी लिम्फोसाइट। The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them। अब उन्होंने कहा कि जो टी लिम्फोसाइट है, जो टी सेल्स है, वो खुद तो एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगी लेकिन वो मदद करेंगी, किसकी मदद करेंगी, बी लिम्फोसाइट की मदद करेंगी। किस चीज़ में मदद करेंगी, टू प्रोड्यूस देम, मतलब जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बना रही है तो जो टी लिम्फोसाइट है वो उनकी मदद करेंगी बी लिम्फोसाइट की, भाई तुम बनाते रहो, हम ये नहीं बनाएंगे। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड प्रोटीन की छोटी वाली चेन को पेप्टाइड बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एंटीबॉडी है उसमें प्रोटीन की कितनी चेन होंगी, 4 चेन होंगी पेप्टाइड की। 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन। जो 2 चेन होंगी छोटी उन्हें क्या बोलेंगे, लाइट चेन, और जो 2 बड़ी चेन होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, हैवी चेन। Hence an antibody is represented as H2L2। तो जो एंटीबॉडी है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, H2L2, मतलब 2 हैवी और 2 लाइट। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। अब उन्होंने कहा बहुत सारी अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में मिलती हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि IgA, IgM, IgE और IgG। ये 4 तरीके की एंटीबॉडी जो है वो हमारे केस में है, हमारे सिलेबस में है। अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर 8.4। अब उन्होंने कहा एक डायग्राम जो है एंटीबॉडी की वो बनी हुई है फिगर 8.4 में। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड द रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। अंडरलाइन कर लो कि जो एंटीबॉडीज हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, ब्लड में मिलेंगी। तो उनकी अब ये जो एंटीबॉडी जब पैथोजन से लड़ेंगी, जो रेस्पॉन्स आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। तो
तो अच्छा, अब ये जो एंटीबॉडीज हैं कौन बनाती हैं? बी लिम्फोसाइट बनाती हैं। तो पूछा जाएगा कि जो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स है वो कौन से वाली लिम्फोसाइट की वजह से आएगी? तो वो बी लिम्फोसाइट की वजह से ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स आता है। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। अब इन्होंने कहा कि जो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से रेस्पॉन्स आता है वो दो तरीके का आता है। पहला वाला जो है वो किसकी वजह से आ रहा है? एंटीबॉडी की वजह से आ रहा है, तो हमने उसे क्या बोला? एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड वाला कौन सा है? ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। जो दूसरे तरीके का रेस्पॉन्स है वो किसकी वजह से आएगा? सेल की वजह से आएगा। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? लड़ना। मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो बीमारी, जो पैथोजन है बैक्टीरिया, उससे लड़ेगा। अगर एंटीबॉडी जाके बैक्टीरिया को मार रही है तो क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स। क्या नाम है? ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। ह्यूमरल क्यों बोला? क्योंकि जो एंटीबॉडी वो कहां पर मिलती है? ब्लड में मिलती है, इस वजह से हमने क्या नाम रखा? ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। अब इन्होंने कहा अगर एंटीबॉडी के बदले ही कोई सेल जाके उस बैक्टीरिया को मार दे तो हम क्या बोलेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, या फिर दूसरा नाम क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। CMI शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी? तो पूछ सकता है, बताओ CMI के फुल फॉर्म। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट मीडिएट CMI। अब इन्होंने कहा कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो किसकी वजह से आती है? टी लिम्फोसाइट की वजह से। और जो ह्यूमरल इम्यून वाली वो है रेस्पॉन्स, जो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड है, वो कौन सी वाली लिम्फोसाइट है? बी लिम्फोसाइट। Very often, when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. अब इन्होंने कहा कि जब बहुत बार ये होता है कि कोई आदमी है, उसका कोई ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, दिल, आई, मतलब कुछ भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हम ये कहते हैं कि अब जो इसका इलाज है, जो उसकी रेमेडी है, वो क्या है? ट्रांसप्लांटेशन। कि हम क्या करें? इसको हम ट्रांसप्लांट कर लें, दूसरे से ऑर्गन लेके इसके अंदर लगा दें। अब इन्होंने कहा देन अ सर्च बिगन। अब हम फिर ढूंढने लगते हैं कि कोई हमें एक नॉर्मल फंक्शन करने वाला ऑर्गन मिल जाए, टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। कोई हमें एक ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें ऑर्गन दे सके। व्हाई इज दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी। अब इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम किसी से भी ऑर्गन ले लें। व्हाट इज दैट द डॉक्टर्स चेक। ऐसा क्या है कि जो डॉक्टर चेक करते हैं? ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड। अब इन्होंने कहा कि हम किसी भी जानवर से या किसी प्राइमेट मतलब कि जैसे कि बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह, इन सब से, या फिर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग से क्यों नहीं ले सकते ग्राफ्ट? हम किसी से भी नहीं ले सकते, मतलब कोई भी इंसान हो, अगर अनजान है उससे भी नहीं ले सकते, कोई दूसरा जानवर उससे भी नहीं ले सकते, और कोई दूसरा प्राइमेट हो उससे भी नहीं ले सकते। अब इन्होंने बताया ऐसा क्यों? सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। ऐसा होगा कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी है? अपने और पराये को पहचानने की। तो जो हमारे सेल्स होंगे वो पहचान लेंगे कि ये वाला जो ऑर्गन है ये अपना नहीं, पराया है, बाहर का आया हुआ है। तो वो सोचेंगे ये बाहर का आया हुआ तो कहीं हमें बीमार तो नहीं करेगा, कोई हमें बीमारी तो नहीं करेगा। तो जो ऑर्गन बाहर से होगा उसे वो मारने लगेंगे, तो उसे बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इन्होंने कहा कि वो जो ग्राफ्ट है वो कुछ टाइम में रिजेक्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। अब इन्होंने कहा ग्राफ्ट कराने से पहले क्या चीज जरूरी है? टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। किसी भी हमें ट्रांसप्लांट कराने के लिए या ग्राफ्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक टिश्यू हमें मैच कराना पड़ेगा और दूसरा हमें ब्लड ग्रुप मैच कराना पड़ेगा। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज हर लाइफ। और उसके बाद भी उसे जिंदगी भर क्या लेना पड़ेगा? इम्यूनोसप्रेसेंट। ये ऐसी दवाई होती हैं जो इम्यून सिस्टम को दबा के रखेंगे। मतलब जो इम्यून सिस्टम बाहर के उसको मारना चाहेगा कि ये कौन आ गया हमारे बॉडी के अंदर, जो फॉरेन ग्राफ्ट आ चुका है उसे मारना चाहेगा, तो उसे ये दवाइयां मारने नहीं देंगी, इम्यून सिस्टम को दबाकर रखेंगी। अब इन्होंने कहा द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्स फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि जो बॉडी है इज एबल, उसके पास एबिलिटी होती है डिफरेंशिएट, फर्क निकालने के बीच में। किसके बीच में? अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ, पराये के बीच में फर्क निकालने के लिए। अब इन्होंने कहा ऐसी क्या चीज है जो ये वाली एबिलिटी देती है? द CMI सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होगी उसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो टी लिम्फोसाइट है, उनके पास वाली एबिलिटी होती है अपने और पराये को पहचानने के लिए। अब अगला आता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body। अब इन्होंने कहा कि जो कोई होस्ट है, जैसे कि हम है या कोई दूसरा जानवर, उसके अंदर हम क्या डाल दें? एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? जन का मतलब बनाने वाला, एंटी का मतलब एंटीबॉडी। ऐसी चीज अगर हम जो दूसरे की बॉडी में जाके एंटीबॉडी बनाना शुरू करवा दे उसे हम क्या बोलेंगे? एंटीजन।
विच एंटीजन क्या क्या हो सकता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब, कोई जिंदा बैक्टीरिया हो या कोई मरा हुआ बैक्टीरिया हो या फिर कोई दूसरा प्रोटीन हो, ये सारी चीजें एंटीबॉडी बनवा सकती हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन। एंटीबॉडीज आर द प्रोड्यूस इन द होस्ट, जब एंटीजन को हम किसी होस्ट के अंदर डाल देंगे एंटीबॉडीज बन जाएगी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जब इंसान के अंदर एंटीबॉडी बनेगी तो क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। अगर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी वो बनेगी एंटीबॉडी तो एक्टिव, और अगर बाहर से बनी बनाई लेंगे तो पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स। इन दोनों के बीच में फर्क पूछे जाते हैं तो अंडरलाइन कर लो कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या होगी, स्लो होगी और अपने पूरा असर दिखाने में से टाइम लगेगा। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब उन्होंने कहा जब हम अपने वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं या इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीन में भी क्या होता है, मरा हुआ बैक्टीरिया होता है। तो जब हम अपने अंदर मरा हुआ बैक्टीरिया डालेंगे या अगर हमें किसी की बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बॉडी है वो नेचुरली अपने अंदर एंटीबॉडी बनाने लगेगी। तो जब बॉडी के अंदर नेचुरली एंटीबॉडी बनती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी का क्या एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल क्या है, इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन, और दूसरा एग्जांपल क्या है कि जब किसी आदमी को क्या हो जाए, इन्फेक्शन। तो ये तो हो गए एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल। When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity. अगर हम बाहर से बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज ले लें या डायरेक्टली हम आदमी के अंदर डाल दें ताकि वो बाहर के बैक्टीरिया वगैरह से महफूज रहे, इस तरीके की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। अब इन्होंने कहा, डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। अब इन्होंने कहा क्या तुम सबको पता है कि जो माँ का दूध होता है शुरू का, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिल्कुल नए जन्म वाले बच्चे के लिए, ऐसा क्यों। अब इन्होंने समझाया, द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबेंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। अब इन्होंने कहा कि जब मदर्स अपना लैक्टेशन करा रही होगी, दूध पिला रही होगी, तो उसके शुरू के दिन में जो दूध आता है वो कैसा आता है, येलो कलर का आता है, जिसे खीस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक। उसका क्या नाम है इंग्लिश में, कोलेस्ट्रम। अब इन्होंने कहा कि उसे पिलाने से क्या फायदा, कि हैज अबेंडेंट एंटीबॉडीज, उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी होती है। अगर बच्चे के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, बच्चे का इम्यून सिस्टम अभी इतना नहीं है कि वो बैक्टीरिया को मार सके, तो इस दूध से जो एंटीबॉडी आएंगी वो उस बैक्टीरिया को मार देंगी टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। तो कौन सी वाली एंटीबॉडीज माँ के दूध में पाई जाती है, IgA पूछा जाएगा। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इन्होंने कहा प्रेगनेंसी के टाइम में जब बच्चा माँ के पेट के अंदर था उस टाइम में उसे थोड़ी बहुत एंटीबॉडी मिलती रहती है, किसकी मदद से, प्लेसेंटा की मदद से। कौन सी वाली एंटीबॉडी मिलती है, IgG। NCERT मैंने लिखा, लिख लो। IgG वाली एंटीबॉडी जो है वो बच्चे को प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी माँ से मिलती रहती है। These are some example of passive immunity। ये एग्जाम्पल है किसके, पैसिव इम्यूनिटी के, क्योंकि बच्चे को बनी बनाई एंटीबॉडी कहां से मिल रही है, बाहर से मिल रही है। अब अगला टॉपिक आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। पूछा जाएगा बताओ कि जो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं या अपने वैक्सीन लगवाते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस चीज के ऊपर बेस है, तो किसके ऊपर बेस है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या कर लेता है, मेमोरी बना लेता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई आदमी है उसके अंदर अभी कोई बीमारी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, मरा हुआ बैक्टीरिया डाल देंगे। जब हमने बाहर से मरा हुआ बैक्टीरिया उसके अंदर डाल दिया तो बैक्टीरिया मरा हुआ है तो वो जल्दी से बीमार नहीं कर पाएगा। इम्यून सिस्टम 10 दिन लेगा, 15 दिन लेगा, उस बैक्टीरिया को मार देगा। जब उसे मारेगा मेमोरी बना लेगा अपने पास। अब जब बाद में अगली बार जिंदा वाला बैक्टीरिया आएगा तो अब सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स जल्दी होगा तो वो जल्दी से बैक्टीरिया को मार देगा और आदमी ज्यादा लंबे तक बुखार में नहीं रहेगा। तो ये केस, ये जो है ये बेस होता है इम्यून उसका मेमोरी वाला, वैक्सीनेशन का और इम्यूनाइजेशन का। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। अब मैंने कहा वैक्सीनेशन में हम क्या करेंगे, या तो कोई ऐसा प्रोटीन डालेंगे जो कैसा हो, एंटीजेनिक। एंटीजेनिक का मतलब वो बॉडी में जाने के बाद एंटीबॉडी बनवाना शुरू कर दे, या फिर हम पैथोजन डाल देंगे जो कैसा हो, इनएक्टिवेट, मतलब अब वो बीमार नहीं करेगा, या फिर पैथोजन वो कैसा हो, कमजोर, कि हमारा इम्यून सिस्टम उसे बहुत जल्दी मार देगा। The antibody are produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection। अब इन्होंने कहा कि जब अब
ये हमारी बॉडी के अंदर आ गया, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, तो एंटीबॉडी के साथ साथ मेमोरी भी बन जाएंगी और ये जो मेमोरी होगी उसे न्यूट्रलाइज कर देंगी। न्यूट्रलाइज करने का मतलब यह है कि जब एक्चुअल में हकीकत में बहुत खतरनाक वाला बैक्टीरिया बिल्कुल जिंदा हट्टा कट्टा आगे हमें इन्फेक्शन करेगा, तो मेमोरी की मदद से हम उसे बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे, इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी असर लाएगा। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट बी मेमोरी बी एंड टी सेल्स, अंडरलाइन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीन है उसकी वजह से जो मेमोरी सेल्स बनती हैं, मेमोरी सेल्स भी दो तरीके की है, एक मेमोरी बी और एक मेमोरी टी, दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब उन्होंने कहा जो अगली बार जब बैक्टीरिया आएगा उसे वो पहचान लेंगी बहुत जल्दी, एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स, और जैसे ही वो घुसेंगे उसके साथ वो बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाना वो शुरू कर देंगे, क्योंकि वो एकदम से पहचान लेगा कि ये बैक्टीरिया पहले आ चुका है। If a person is infected with deadly microbes to which quick immune response is required as in tetanus। अब इन्होंने कहा अगर आदमी को बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई जिसमें बहुत जल्दी बहुत सारी एंटीबॉडीज चाहिए, जैसे कि कहाँ पर होता है, टेटनस के केस में होता है, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। अब हम मजबूर हो जाएंगे कि हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज उसके अंदर डालें, और एंटी टॉक्सिन, या तो हम उसके अंदर एंटीबॉडीज डालेंगे या फिर एंटी टॉक्सिन, एंटी का मतलब खिलाफ, टॉक्सिन मतलब जहर, ऐसी दवाई डालेंगे जो जहर के खिलाफ होगी। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, और जैसे कि सांप अगर काट लेता है तो सांप ने हमारे बॉडी के अंदर जहर डाल दिया, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा उसके जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम की स्पीड कम होती है, तो इसलिए हमें बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी। द इंजेक्शन विच इज गिवन टू पेशेंट कंटेन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। अब उन्होंने कहा कि जब कोई सांप काट लेता है, हम जो इंजेक्शन लगाते हैं उस इंजेक्शन में क्या होता है, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पहले से ही बनी बनाई हुई एंटीबॉडीज होती हैं उस जहर के, सांप के जहर के लिए। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इस तरीके की इम्यूनाइजेशन को क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज ले रहे हैं। किस किस में, एक तो टेटनस वाले केस में और एक सांप के काटने वाले केस में। जैसे कि सांप के काटने वाला केस होता है तो उसमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि बताओ सांप की पहचान क्या है, ताकि वो सांप की पहचान से एंटीबॉडीज उस सांप की ही देगा। Recombinant DNA technologies has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria और yeast। अब इन्होंने कहा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली टेक्नोलॉजी है उसने अलाउ कर दिया है किस चीज को, प्रोडक्शन को। कैसा प्रोडक्शन, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और yeast। Vaccine produced using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization। Example hepatitis B vaccine from yeast। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है बताओ वो कहाँ पर हमने बनाई थी, तो जो ईस्ट जो फंगस है सैकरोमाइसिस सेरिवेसी, उसके अंदर हमने कौन सी वाली बीमारी की वैक्सीन बनाई है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई है। एलर्जीज, when you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reason and when you went away your symptoms disappeared। अब इन्होंने कहा कि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो अचानक से क्या होता है, हमें खांसी आने लगती है, स्नीज करने लगते हैं, छींकने लगते हैं बिना किसी वजह के। एंड when you went away your symptoms disappeared, और जब हम उस जगह से दूर चले जाते हैं तो ये वाले जो लक्षण होते हैं वो गायब हो जाते हैं। Did this happen to you? क्या ये चीज़ भी तुम्हारे साथ होती है? Some of us are sensitive to some particle in the environment। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं कुछ पार्टिकल के लिए जो हमारे आसपास के माहौल में प्रेजेंट रहते हैं। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू द पॉलन्स, माइट्स एक्सेट्रा। अब इन्होंने कहा कि जो अभी हमने रिएक्शन अभी ऊपर बात करी थी वो किस वजह से हो सकती है, किसी पॉलन की वजह, मतलब किसी एलर्जी की वजह से। मतलब इन्होंने कहा कि जो अभी हमने ऊपर एक रिएक्शन पढ़ी कि रेस्पॉन्स आ रहा था वो किस वजह से हो सकता है कि उस आदमी को या तो एलर्जी हो पॉलन से या फिर माइट से, धूल मिट्टी से, एक्सेट्रा व्हेन आर डिफरेंट विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। और ये जो एलर्जी के कारण होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। The exaggerated response of immune system to certain antigen present in the environment is called allergy। अब इन्होंने एलर्जी को डिफाइन करा कि एलर्जी क्या होती है, कि जब हमारे इम्यून सिस्टम से एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स की बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से रेस्पॉन्स आ जाए कुछ एंटीजन के खिलाफ जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एलर्जी। द सब्सटेंस टू विच सच इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। जन का मतलब कराने वाला, एलर मतलब एलर्जी कराने वाले सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से एलर्जी होती है उन सबको हम क्या बोलेंगे, एलर्जेंस। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दिस आर ऑफ IgE टाइप्स। अंडरलाइन कर लो कि एलर्जन के खिलाफ जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी होती है, IgE।
कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा। अब इन्होंने कहा कि जो ज्यादा अगर एलर्जी होती है वो किस वजह से होती है, धूल मिट्टी की वजह से, पॉलन ग्रेन परागकण की वजह से, और एनिमल डेंडर मतलब जानवरों के बाल वगैरह से, उनसे। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड। अब इन्होंने कहा कि जब एलर्जी है, उस एलर्जी हो गई, उसके लक्षण क्या क्या होंगे, स्नीजिंग छींके आना, वाटरी आइज मतलब आंखों से पानी बहेगा, रनिंग नोज नाक से पानी बहेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कभी कभी ऐसा होगा सांस लेने में दिक्कत होगी। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। अंडरलाइन कर लो कि जो एलर्जी होती है वो किस वजह से होती है, कि कुछ केमिकल होते हैं जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन, वो कौन से वाले सेल से निकलेंगे, मास्ट सेल से निकलने लगेंगे। For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with a small doses of possible allergens and the reaction is studied। अब उन्होंने कहा अगर कोई मेरे पास एक आदमी आया, मैं अगर डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहने लगे कि भाई डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे, मैं उस जगह गया तो मुझे एलर्जी हो गई, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि किस चीज़ से एलर्जी हुई। तो मैं उसकी कमर पे क्या करूँगा, बहुत बार इंजेक्शन लगाऊंगा, एक बार इंजेक्शन से उसके बॉडी के अंदर पॉलन ग्रेन डालूंगा, एक बार धूल मिट्टी डालूंगा, एक बार दूसरे केमिकल डालूंगा। अब अलग अलग जगह, अब उस जगह पे मैं मार्क बना लूंगा ए बी सी, कॉपी पे लिखूंगा, ए में हमने डाला पॉलन ग्रेन, बी में मिट्टी डाली और सी में एनिमल डाला। अच्छा, अगर जिस वजह से ए की, अगर ए पे सिम्टम ज्यादा है, मतलब ए पे रेडनेस ज्यादा है या बी पे रेडनेस ज्यादा है या सी पे रेडनेस ज्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ए की वजह से ज्यादा एलर्जी है या बी की वजह से ज्यादा एलर्जी या सी की वजह से ज्यादा एलर्जी। तो इस तरीके से उसका इलाज किया जाता है। The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroid quickly reduce the allergy। अब इन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट है जिसे एलर्जी हो रही है तो उसे ये वाली दवाई दे देना, एंटीहिस्टामिन दे देना, एड्रेनालिन दे देना और स्टेरॉइड दे देना। ये क्या करेंगे, ये एलर्जी के होने वाले सिम्टम्स को बहुत जल्दी कम कर देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens। अब उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न जिंदगी है, एसी में रहना, बचपन से ही साफ पानी पीना, साफ खाना खाना, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आदमियों की इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं एलर्जेंस के लिए, एकदम से एलर्जी हो जाती है। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट। अब उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो मेट्रो शहर है, मुंबई, दिल्ली वगैरह, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे चिल्ड्रन और बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो परेशान है एलर्जी और अस्थमा की वजह से। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड इन द अर्ली लाइफ। ये इस वजह से होता है क्योंकि बचपन से ही उन्हें बिल्कुल महफूज जगह में रखा जाता है, ना ही मिट्टी में खेलने देते, ना ही ठंड लगने देते, ना ही कुछ लगने देते। इस वजह से इम्यून सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ऑटो इम्यूनिटी। Memory based acquired immunity evolved in higher vertebrate based on the ability to differentiate foreign organisms from cells। अब इन्होंने कहा कि जो हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जानवर वगैरह, हमारे अंदर मेमोरी बेस वाली इम्यूनिटी होती है, वो पैथोजन को पहचानती है, फिर उसके खिलाफ एक्शन लेती है। पहचानने से मतलब ये भी है कि वो अपने और पराये को पहचानती है। While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood। अब उन्होंने कहा हमें आज भी इसका ये समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पे ये अपने और पराये को पहचान लेती हैं। इसके बारे में दो थोड़ी सी थ्योरी हैं। पहला, वन हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। पहली चीज़ तो ये कि जो हायर वर्टिब्रेट जैसे कि हम सब हैं, वो अपने और पराये को पहचान सकती हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स को भी और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को भी। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। ज़्यादातर जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं वो यही बात मानते हैं। सेकेंड, समटाइम ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक सेल। अब इन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि या तो कुछ जेनेटिक वजह होती है या फिर दूसरे कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये जो बॉडी होती है ये अपने ही सेल को मारने लगती है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। अब उन्होंने कहा इसकी वजह से क्या होगा, जब अपनी ही एंटीबॉडी अपने ही बॉडी को मारने लगेगी तो बॉडी को डैमेज होगा और इस तरीके की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया को बोलते हैं, उसमें जो होता है घुटना बिल्कुल जाम हो जाता, पैर नहीं चलता बिल्कुल भी। ये भी एक क्या होती है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अंडरलाइन कर लो, पूछ सकते हैं कि बताओ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या क्या है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।